नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण खंड को। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हम सभी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ही मस्ट है जितना कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अदर स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर को जरूर मस्ट आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए और अपने डेली रूटीन में न्यूज़पेपर सेक्शन को शामिल करिए। तो हम उन्हीं सेक्शन को चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो और अननेसेसरी न्यूज को हम नहीं पढ़ेंगे जिसमें पॉलिटिकल कोई न्यूज आती हो तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज का। जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसी पे चर्चा करेंगे। तो आज फ्रंट न्यूज में कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। एक वन लाइनर फैक्ट के टाइप से आप जान सकते हैं कि चीन के जो पूर्व पीएम, जो फॉर्मर पीएम है वो ली ली कछियांग ली कछियांग का क्या हार्ट अटैक में मौत हो गया, इसके बारे में और डिटेल जानने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि आ जाए। अ, हरियाणा में ग्रुप डी हर संभव प्रयास, नथिंग टू इम्पोर्टेंट। इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, न वन लाइनर के लिए न कुछ नहीं। हाँ, अब डायरेक्ट अगर बात करें तो डायरेक्ट हम एडिटोरियल पे जा सकते हैं। एडिटोरियल इधर कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट एडिटोरियल पेज पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो हमारे जो पेपर टू है, जीएस पेपर टू, अगर यूपीएससी के सिलेबस से आप रिलेट करें तो यूपीएससी के पेपर टू में आईआर आईआर सेक्शन है। उसमें भारत का अन्य देशों के साथ, जैसे पड़ोसी देश हमारे तिब्बत के साथ या फिर चाइना के साथ, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और इधर श्रीलंका, किसी से साथ भी या फिर अदर कंट्री के साथ रिलेशन, तो अभी आईआर में चीन और रूस पास आते दिखाई देते, उनकी दोस्ती और नजदीक आते दिखाई दे रही, तो वो हमारे हित में कैसे, भारत के हित को कैसे इफेक्ट कर सकती है, तो वो आज जानेंगे। और साथ ही साथ दूसरा जो एडिटोरियल है, जो इंटरनल सिक्योरिटी पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या हमें अवेयर रहने की जरूरत है, ये इंटरनल सिक्योरिटी जो पेपर नंबर 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड जो है पेपर नंबर 3 का इन्वायरमेंटल इशू, जो पक्षियों के संरक्षण की प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए, पक्षियों के क्या 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 इम्पोर्टेंस होती है हमारे बायोडायवर्सिटी में, तो ये तो पेपर टू और पेपर थ्री के लिए जो आर्टिकल आप रिलेट कर, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। आप सभी जानते हैं कि बीआरआई चीन का बहुत ही वो मतलब पावरफुल इनिशिएटिव है और इस योजना का आगाज हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवसर पर चीन ने बीते दिनों एक कार्यक्रम आयोजित किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस आयोजन के मुख्य आकर्षक रहे। हालांकि मॉस्को का बीआरआई से आधिकारिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन उससे जुड़े आयोजन में पुतिन की मौजूदगी यही दर्शाती है कि दुनिया के दो निरंकुश शासक किस प्रकार एक दूसरे के नजदीक आते रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद खास तौर पर दोनों के बीच गर्मजोशी बढ़ती ही जा रही है। दोनों के बीच चीन और रूस के पश्चिमी जगत से टकराव और बढ़ा है। रूस और चीन के रिश्तों के मौजूदा रुझान का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चीन बढ़त चीन बढ़त की स्थिति में है और वहीं रूस के साथ संबंधों की शर्तें तय कर रहा है। संबंधों के स्वरूप का पलड़ा बीजिंग के पक्ष में झुका होने और कुछ बुनियादी मतभेदों के बावजूद मॉस्को को शायद शायद इसमें कोई बहुत समस्या नहीं, क्योंकि लंबे खींचते यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, लंबे समय से लगभग 2 साल हो गए समझिए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो दोनों, यूक्रेन भी कहीं ना कहीं पावरफुल कंट्री है और नुकसान, युद्ध किसी के साथ भी हो, कहीं भी हो, नुकसानदेह तो होता ही है जान माल की सभी तरह से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से जो है नुकसान होता है।
तो रशिया की डिपेंडेंसी चीन के ऊपर बढ़ती जा रही है, इसलिए उनकी मित्रता बढ़ रही है। मुद्दों पर प्रतिक्रिया में भी साझेदारी की छाप दिखाई दे रही है, जैसे कि पश्चिमी एशिया की हालिया टकराव पर दोनों देश हिंसा को खत्म करने और द्विराष्ट्र सिद्धांत को लागू करने की हिमायत करते हुए हमास को आतंकी संगठन बताने से बचते रहे हैं। अभी हमास को लेकर काफी देशों ने उसको आतंकी संगठन के रूप में करार दिया है, लेकिन भारत को भी, जो इजराइल के रक्षा मिनिस्टर, इन सभी ने भारत को भी बोला है कि आप भी आतंकी घोषित, जैसे पाकिस्तान अलकायदा को करे हैं, उसी हिसाब से हमास को भी आतंकी संगठन आप घोषित कर दो। उसी के तर्ज पर रसिया और चाइना ये भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से बचते रहे। रूस और चाइना दोनों के इजराइल के साथ बढ़िया संबंध है, लेकिन इजराइल को मिले पश्चिम के तगड़े समर्थन को देखते हुए उस पाले में खड़े होते नहीं दिखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा रुख अपनाया जो अरब जगत के नजदीक लाता है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से पुतिन रूस से बाहर नहीं हुए, लेकिन बीआरआई के मंच पर उनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि मॉस्को अब अपने विदेश नीति के बीजिंग को कितना महत्व देता है। कोविड महामारी फैलने के बाद पुतिन और शी जिनपिंग ने बहुत विदेशी दौरे नहीं किए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल ले रहे हैं। जैसे कि अभी G20 के समिट में ना तो रशिया भारत में पार्टिसिपेट करा और ना ही चाइना, तो इससे काफी कुछ समझ आ रहा है कि वे जो है दोनों नजदीक आते, और अब जो चाइना आयोजन कर रहा है उसमें व्लादिमीर पुतिन का आना उनके दोस्ती के गहरापन को दर्शा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वे अपनी दोस्ती को और नजदीक लाना चाह रहे हैं, और रशिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन में उसमें सबसे प्रायोरिटी में चाइना को रखा जा रहा है। इस दौर के बदलते वैश्विक ढांचे की वास्तविकता को भी दर्शाता है। अमेरिकी सीनेट के मिच मैककोनल ने चाइना, रूस और ईरान को नई शैतान की धुरी बताते हुए अमेरिका के लिए उन्हें तत्कालिक खतरा करार दिया है। यूक्रेन युद्ध ने जहां रूस की मूलभूत आर्थिक, सैन्य कमजोरियों को उजागर किया, वहीं जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियों से इस समय चीन जूझ रहा है, उससे एक सक्षम प्रशासक के रूप में चिनफिंग की छवि भी सवालिया निशान लगे हैं। इन दोनों ही नेताओं की देश विदेश की स्थिति कमजोर हुई है और उन्हें शक्तिशाली देशों की घेरेबंदी का सामना करना पड़ा है। यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब अधिकांश देश किसी एक खेमे को चुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की नई दिशा निर्धारित करने में यूक्रेन संकट की अहम भूमिका रही है। चूंकि पश्चिमी बीजिंग के साथ अपनी आर्थिक सक्रियता पर नए सिरे से विचार कर रहा है, तो रूस ही चीन के लिए निर्यात का नया ठिकाना बनकर उभरा है। रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार सितंबर से बढ़कर 21.18 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पुतिन को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यह बढ़कर 200 अरब डॉलर तक हो सकता है। ऐसा होता है तो बहुत अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। चीन को अपने लिए नए बाजारों की तलाश है। इसमें रूस को व्यापार के अगले केंद्र के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि रूस एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है चाइना के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी के मठाधीशों को लगता है कि रूस के सहारे पश्चिम से हुए नुकसान की भरपाई और घरेलू आर्थिक उथल-पुथल से निपटने में मदद मिल सकती है। खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाए रखने के लिए पुतिन की दृष्टिकोण से भी यह उपयुक्त है कि दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत कैसे उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। चीन और रूस की जुगलबंदी का असर वैश्विक मामलों पर भी सहज देखा जा सकता है। भले ही यह रणनीति हो लेकिन वैश्विक राजनीति को नया आकार देने के लिहाज से पर्याप्त है। चाहे हमास के हमले की निंदा करने की मामला हो या फिर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी छोड़ने के बाद जापान से सामुद्रिक खाद्य और मछलियों के आयात पर प्रतिबंध का।
प्रश्न हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। रशिया और चाइना ही दो ऐसे देश बचे हैं जो हिंद प्रशांत के मौजूदा समीकरण को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र के आंतरिक देश दोनों देश कई क्षेत्रीय एवं बहुमंची स्तरों पर भी सक्रिय हैं। वैसे तो यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन करने में चीन ने खासी एहतियात बरती है, लेकिन सैन्य एवं नागरिक साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर उसने रूस की आर्थिक एवं सैन्य संचालन को सुचारू बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। चाहे ड्रोन की बात हो, ड्रोन और आर्टिलरी सेल्स के लिए भले ही रूस को ईरान और उत्तर कोरिया का रुख करना पड़ा हो, लेकिन चीन का समर्थन ही है जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। पश्चिम को चुनौती का तोड़ निकालने में पुतिन को सक्षम बनाए हुए हैं। बीजिंग और मॉस्को दोनों जो है कैपिटल है। एक मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है, बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, के संबंध जिस प्रकार नई करवटें ले रहे हैं, उससे भारत के सदाबहार मित्र रहे रूस के साथ उसकी मित्रता की परीक्षा होना तय है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई चुनौतियों के बावजूद नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखा है। हालांकि अब ये समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि कई शिरकत जो अभी G20 के समिट में रशिया का ना आना इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं ये संबंध थोड़ा सा अब मधुरतापन खटास आने की आस दिख रही, क्योंकि रूस का झुकाव निरंतर चीन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि रूस भारत के रूप में एक संतुलन बना रहे। खासतौर से रूस को यह संतुलन चीन के रवैये को लेकर सुनिश्चित करना होगा, जो भारतीय हितों को चुनौती पेश करता रहा है। तो रूस और चाइना का पास आना भारत के हित में बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। तो इससे इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें और जो ध्रुवीकरण है वो बढ़ सकता है। तो ये था हमारे आईआर से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि आंतरिक सुरक्षा पर क्या हमें सचेत रहने, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा में अभी मणिपुर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर तो है ही। आए दिन हमले वहां पे होते रहते हैं, और बहुत बड़ी लगभग 4 से 5 महीना हो गया मणिपुर परेशान है हिंसा से। तो आंतरिक चुनौती का निपटारा के लिए क्या प्लान होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर जो लेख लिखा गया है। इजराइल पर हमला करने वाले हमास के गिरफ्तार आतंकियों ने बताया है कि उन्हें यहूदियों की हत्या और अपहरण करने के स्पष्ट आदेश थे। तो आप हमास के जो गिरफ्तार हुए हैं उनको बताया गया था, एक निर्देश दिया गया था कि यहूदियों की हत्या कर दी जाए। इन आतंकियों ने कुछ विदेशी नागरिकों समेत 1400 से अधिक इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिए। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी थे, और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। हमास के इस बर्बर हमले के जवाब में इजराइल ने पलटवार के चलते गाजा में जो मौतें हो रही है उन्हें लेकर अनेक देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब देश फलस्तीन के साथ एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन वे फलस्तीन नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं है। अमेरिका द्वारा अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाते हुए इजराइल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य करने की कोशिश हो रही थी। वहीं फिलहाल ठंडे बस्ते में चल रही है। इसी के साथ पश्चिमी एशिया से होते हुए भारत यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जो भारत ने एक पहल करी थी कि भारत से डायरेक्ट एशिया होते हुए यूरोप तक के एक रोड के माध्यम से जोड़ा जाए यूरोप को। तो उसमें क्या हो सकती है, कुछ जो आर्थिक गलियारा है पश्चिमी एशिया से होते हुए यूरोप तक का आर्थिक गलियारा, उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। जब सऊदी अरेबिया ईरान इराक किसी मामले को लेकर पास आते हैं, तो आतंकवाद जिस घृणा पर पलता है उसमें हमास की महारत हासिल है। और साथ ही
आतंकवाद जिस घृणा पर पलता है उसमें हमास को महारत हासिल है। आतंकवाद घृणा, लोगों को प्रताड़ित करना, एक सामुदायिक उसको सपोर्ट करना, ये सब हो सकता है। आतंकवाद का एक नजरिया होता है। उसका लक्ष्य इजराइल के अस्तित्व को मिटाना, इजराइल हमास को खत्म करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान नहीं है। गाजा पट्टी की सुरंगों में बैठे हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। यह वही गाजा पट्टी है जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल सोरेन ने 2005 में आपसी सद्भाव का माहौल बनाने के लिए फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख यासिर आरा अराफात को हस्तगत कर दी गई थी। लेकिन जब 2006 में हुए चुनावों के कट्टरपंथी हमास को गाजा की सत्ता मिली तो वह इजराइल को मिटाने पर तुल गया। गाजा में रहने वाले 23 लाख फलस्तीनियों में से 31% ही हमास समर्थक रह गए हैं। शेष फलस्तीनी हमास के बंधुआ भर हैं। इजराइल ने जो कुछ हुआ उससे भारत को यह सबक सीखने की आवश्यकता है कि मुंबई हमले के समय हमारी सरकार की व्यवस्था पूरे विश्व ने देखी थी। सौभाग्य से आज देश जवाबी आक्रमण में सक्षम हो चुका है। इसके बाद भी भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि इस चुनावी वर्ष में चीन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई हरकत कर सकता है। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। हमारी समस्या विभाजनकारी और आतंकी एजेंडे में राजनीतिक संरक्षण की है। हम अपनी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। कांग्रेस ने फलस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते समय इजराइल पर हमास के हमले का जिक्र करना आवश्यक नहीं समझा। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के आतंकी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि भारत संकट के समय इजराइल के साथ है। भारत ने कहा है कि जो इजराइल पे संकट है उसके हमेशा जो है भारत इजराइल के साथ रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह फिलिस्तीनियों के साथ भी है। उनका सामुदायिक विभाजन में सनातन धर्म को लक्ष्य बनाने वाले दल हमास की आलोचना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। यह विचित्र है कि फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाने वाले हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार की जनजाति गणना हिंदू समाज के जाति विभाजन का बीजारोपण करने के साथ अल्पसंख्यक समाज को सबसे बड़े समूह के रूप में घोषित कर चुकी है। अवैध रूप से बड़ी संख्या में आकर बसे हुए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या कितनी है, इस पर गणना मौन है। क्या सरकार को विकास योजनाओं की दृष्टि से यह जानना आवश्यक नहीं कि आखिर कितने अवैध नागरिक बिहार की अल्पसंख्यक आबादी में शामिल हैं? हम यह भूल नहीं सकते कि दिल्ली में हुए दंगों में अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की भी भूमिका थी। पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन का 2047 तक भारत के इस्लामीकरण का जिहादी लक्ष्य हमास के एजेंडे से भिन्न नहीं है। सत्ता का राजनीति साध रहे हमारे अनेक नेता इस सब से निर्विकार अपने जातियों का सांप्रदायिक एजेंडे में व्यस्त हैं। म्यांमार में अब मात्र 6 लाख रोहिंग्या रह गए हैं। यह बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश में हैं और शेष को एकमात्र शरणदाता भारत दिखा। विभाजनकारी शक्तियों से यह 6 में से जम्मू तक जाकर बस गए। बाकी रोहिंग्या भारतीय जनसमुद्र में कहाँ गए कोई पता नहीं है। भारत की सीमाओं में बसे अवैध बांग्लादेशी कभी भी जिहादी संगठनों में के काम आ सकते हैं। देश में लगभग 60 जनपद ऐसे हैं जो सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील हैं। इनमें अधिकांश सीमाओं पर स्थित है, जहां आबादी का तबादला हुआ बदलता हुआ अनुपात खतरे की घंटी है। इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा को भारतीय मॉड्यूल की तरह हमास को भी कोई भारतीय शाखा अस्तित्व में आ जाए तो आश्चर्य न होगा। ध्यान रहे कि भारत विरोधी पाकिस्तान को तुर्की का भी साथ मिल गया है। ऐसे में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के जरिए घुसपैठियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। जनगणना के जरिए प्रत्येक ग्राम, तहसील, नगर, महानगर
और प्रदेश को जानना चाहिए कि कितने घुसपैठिए हमारी सीमाओं में आ चुके हैं। उनकी पहचान तो हो ही जानी चाहिए। जहां भी उन्होंने फर्जी राशन, आधार और वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, उन्हें निरस्त करना होगा। जनसांख्यिकी में बदलाव और असंतुलन के कारण अन्य राज्यों में कश्मीर जैसे स्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार को संवैधानिक क्षेत्र के विस्तार आवश्यक है। हम अनुच्छेद 356 की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रद्रोही राजनीति को राजनीति नियंत्रित करने में इसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान जैसे शक्तियां मजहबी और वामपंथी सच के साथ हैं। यदि हम इन विभाजनकारी तत्वों और घुसपैठियों को लेकर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। कहने का मतलब है कि भारत जो है चारों तरफ से जो इधर पाकिस्तान से, इधर चाइना से और इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, तो चहुमुखी ओर से घिरा हुआ है। वो भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और साथ ही चाइना जो सामुदायिक सपोर्ट करता है। तो पीएफआई जैसे संगठन, जैसे अभी हमास को यह निर्देश मिला था कि सारे यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, वैसे ही पीएफआई जो संगठन है उसका जो लक्ष्य था जिहादी लक्ष्य कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करे। तो ऐसे संगठन भारत की आंतरिक शक्ति, भारत की एकता, अखंडता को खंडित कर सकती है तथा भारत के संविधान के उद्देश्यों को बाधित कर सकती है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए सचेत होने की आवश्यकता है, प्रॉपर निगरानी की जरूरत है, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये था इंटरनल सिक्योरिटी के मामले, हमें कैसे अवेयर होना चाहिए बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों, साथ ही साथ बांग्लादेश और चाइना से कितना हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी को। पक्षियों का बायोडायवर्सिटी में क्या उपयोग रहता है, वे किस प्रकार हमारे बायोडायवर्सिटी को सेव रखते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करते हैं। हाल ही में भारत में पाई जाने वाली 338 पक्षी प्रजातियों का अध्ययन किया गया है और इसमें कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में देश में पक्षियों की संख्या में 60% की गिरावट आई है। 30,000 पक्षी प्रेमियों द्वारा किए गए लगभग 3 करोड़ अवलोकनों पर आधारित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सहित 13 सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की सहयोगात्मक द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स नामक रिपोर्ट देश भर में पक्षियों की आबादी के लिए प्रमुख खतरों का प्रकाशन डालती है। इसमें तत्काल संरक्षण के लिए 178 पक्षी प्रजातियों को उच्च प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत 1350 से भी अधिक पक्षियों का घर है। इनमें से कुछ प्रजाति स्थानिक है जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है। पक्षियों और प्रजातियों में गिरावट का एक प्रमुख कारण उनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है। तीव्र शहरीकरण और वनों की कटाई को उन स्थानों को नष्ट कर दिया है जिन्हें पक्षी अपना घर मानते थे। वहीं बढ़ते प्रदूषण विशेषकर वायु और जल प्रदूषण ने भी देश में पक्षी निवास पर भारी असर डाला है। उद्योगों के जहरीले रसायन और कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक खाद्य श्रृंखला को दूषित कर रहे हैं। कीटनाशक से याद है कि जो चील पहले भारत में बहुत संख्या में पाए जाते थे, जो कि जिसको स्क्वेंजर के रूप में, एक सफाई कर्ता के रूप में भी माना जाता है, तो आजकल उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है यही कीटनाशक के प्रयोग से। क्योंकि जब कोई बड़े पशु उसको खाते थे तो उनसे जो है उनमें वो कीटनाशक चला जाता था और जब वे मरते थे तो उनके बॉडी को जब चील कौवा खाते हैं तो उनका जो लीवर सिस्टम वो फेल हो जाता है और वे बहुत बड़ी तादाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
तो पक्षियों का जीवन चक्र थमता जा रहा है। पक्षियों और प्रजातियों की गिरावट में आ रही कसर जलवायु परिवर्तन ने पूरी की है। बदलता मौसम का मिजाज, अप्रत्याशित मानसून और बढ़ता तापमान पक्षियों के प्रवास, प्रजनन चक्र और भोजन के व्यापक पैमाने पर बाधित कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण कुछ प्रजातियों अपने पसंदीदा आवास या शिकार को खोजने के लिए संघर्ष करती है, जिससे अंततः उनकी जीवित रहने की दर प्रभावित होती है। भारत को पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण में हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। कूड़ा कचरा फैलाने से बचना, देसी देसी पेड़ पौधे लगाना और स्वच्छ जल स्रोत उपलब्ध कराना जैसे सरल कदम स्थानीय पक्षियों को जीवन ढोर का सलामत रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप पक्षियों को देखना अपने आसपास देखना चाहते हैं, उनकी प्रजातियों की रक्षा करना चाहते हैं, पक्षियों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आसपास को गंदगी करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ कीटनाशकों का प्रयोग कम करें और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने में अपना पार्टिसिपेट दें और ऐसे इनिशिएटिव करके पक्षियों की घटती जनसंख्या को सेव किया जा सकता है। भारत में पक्षी प्रजातियों की गिरावट मानव प्रगति और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन के बिगड़ने का संकेत कर रही है। क्योंकि ये खूबसूरत जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे इसलिए हमारे लिए उनकी गिरावट को रोकना जरूरी है। वे जैव विविधता व कृषि में योगदान करते हैं एवं सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देकर हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पंख वाले दोस्तों के जीवंत रंगों और मधुर गीतों से भरा रहे। तो हम पक्षियों के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं, ईवी मोटर व्हीकल का प्रयोग को प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही प्लास्टिकों के यूज को कम करके, ताकि आने वाली पीढ़ी 4-5 साल या 10 साल में जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए वो पक्षी देख पाए और पक्षियों से भरा आसमान को वास्तविकता के रूप में देख पाए, न कि एक चित्र के माध्यम से। तो बहुत जरूरी है कि पक्षी हमारे रहे। ये पक्षियों का इम्पोर्टेंस अगर बात करें तो पक्षियों का इम्पोर्टेंस जो है परागण में बहुत काम आता है। एक जगह से बीज को दूसरी जगह ले जाने में काम आता है और साथ ही बीज पक्षियों का जो है बायोडायवर्सिटी में बहुत इम्पोर्टेंस रोल रहता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। और ज्यादा आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वायु प्रदूषण के बारे में और भी एडिटोरियल आए तो पढ़ सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अगर समझ में आया होगा तो सपोर्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या कमी और रह गई है, क्या कमी और कैसे सुधारा जा सकता है। चैनल को शेयर करिए।